Students, today we'll discuss the topic that is a conformational isomerism in ethane. But before I start the topic, we must know what is the meaning of conformational isomerism. सो बेटा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है. सपोज आपके दो आइसोमर हैं, आइसोमर फर्स्ट एंड आइसोमर सेकंड, और आपको आइसोमर फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है. बी क्लियर. You want to convert isomer first into second. Want to convert isomer first into second. So अगर मैं अपने आइसोमर फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकूं बाई रोटेटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, द आइसोमेरिज्म इज सेड टू बी द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिर्फ आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को फ्री रोटेट करना है इस तरह से. सपोज ये एक कार्बन यहाँ एक यहाँ, तो इसको मैं जैसे जैसे रोटेट करूंगा ऐसे, सो आई विल गेट द न्यू आइसोमर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज सिंपली द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच द isomers are interconverted. Now proper definition I will write: isomerism in which the isomers are interconverted into each other by rotating carbon carbon सिंगल बॉन्ड, बाय रोटेटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो ये तो हुआ बेटा डेफिनेशन. अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स थोड़ा मैं बताऊंगा सो दैट ड्यूरिंग द लेक्चर हमें कोई दिक्कत ना आए. सो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जो आइसोमर आप ड्रॉ करोगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, आइसोमर्स ड्रॉन दीज आर सेड टू बी कन्फॉर्मर्स. हम इनको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं. सेकेंडली, जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हो रूम टेम्परेचर पे, तो जो एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज सेड टू बी रोटेशनल एनर्जी. कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले स्टडी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. रोटेशनल एनर्जी, व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी? इट इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज सेड टू बी द रोटेशनल एनर्जी. सेकेंडली, नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने बनेंगे पहले डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम नंबर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स. यहां एक वर्ड मैं जोड़ देता हूं, मैक्सिमम. सो बेटा जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हो तो आप रोटेट कर कर जैसे जैसे रोटेट करोगे तो काफ़ी सारी पोजीशंस आपको मिल सकती है. सो आई विल से वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स. सो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना. टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं. हम पहले स्टडी करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. जो आज का टॉपिक है वो हमें स्टडी करना है इथेन के अंदर. बेसिकली इथेन इज CH3 में स्टडी करना है. ठीक है. सो जस्ट आई विल स्टार्ट. सी आउट. सो जस्ट सी आउट. टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. सारी स्टडी अब इथेन में चलेगी. बी क्लियर. टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन इथेन. सो बेटा अगर इथेन की बात की जाए, बेसिकली देर आर नंबर 1 एक्लिप्स्ड, सेकेंड स्टैगर्ड एंड the third one is skew. So to draw the conformational isomers हम basically 2 टाइप के फॉर्मूले यूज करेंगे to draw conformers, or you can say conformational isomers.
दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो फर्स्ट टाइप की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, और बेटा जो सेकंड होगी सेकंड इज योर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सो जस्ट आउट थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ सो दैट यहाँ पर हम इसकी डायग्रामेटिक डिटेल नोट कर सकें। सो बेटा ये आपका इथेन CH3, इसमें ये जो कार्बन एटम है दिस इज सेट टू बी द फ्रंट कार्बन एटम, और ये क्या हो जाएगा आपका बैक कार्बन एटम, इसको ध्यान रखना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है फर्स्ट। सो फ्रंट कार्बन को डॉट से शो करना है, बी क्लियर। फ्रंट कार्बन इज शोन विद द हेल्प ऑफ डॉट, और इस पे 3 हाइड्रोजन है। सो उन 3 हाइड्रोजन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। क्लियर। फ्रंट कार्बन को कैसे शो करना है, इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ डॉट। ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट कार्बन। नाउ द बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट बैक कार्बन। ये बेटा बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए बैक कार्बन पर भी आपके 3 हाइड्रोजन है, तो उनको भी आप ऐसे अटैच कर दीजिए। उनको नॉर्मली थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं टू डिफ्रेंशिएट। ये बैक कार्बन के हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन मैंने लगाए। ठीक है। सो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसमें आपने फ्रंट कार्बन को डिनोट करना है डॉट से और बैक कार्बन को डिनोट करना है आपको सर्कल से। अब बात करते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन की। इसमें बेटा आपको फ्रंट कार्बन को डॉट से डॉट करना है जैसा इसमें किया था। उसमें आपके 3 हाइड्रोजन है तो उनको अटैच कीजिए, H और ये H। फिर ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका बैक कार्बन, बी क्लियर। दिस इज फ्रंट कार्बन एंड बेटा दिस इज आई विल से आई विल राइट हियर ये बैक कार्बन। अब बैक कार्बन पर भी ध्यान से देखिए, देयर आर 3 हाइड्रोजन, तो उनको आप अटैच कर दीजिए H एंड H, ऐसे हम उनको अटैच कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा और क्लियर करना है तो इसको बेसिकली आप यहाँ पे इस तरह से चलिए। सो दिस इज यू कैन से न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये हमने करा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली अभी स्टडी करते हैं जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो आपके इथेन में 3 मेन टाइप्स हैं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। ठीक है। चलिए नाउ जस्ट सी आउट 1 बाय 1 इनको ड्रॉ करते हैं। सो देखिए बेटा पहले हम स्टडी करेंगे एक्लिप्स्ड। ये आपने डॉट से फ्रंट कार्बन को यहां पे डिनोट किया। ठीक है। फ्रंट कार्बन पे यू विल हैव 3 हाइड्रोजन्स, H एंड H। नाउ जो आपका बैक कार्बन है उसको आपने सर्कल से डिनोट किया। अब क्या ध्यान रखना है, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन उसके पीछे बैक कार्बन का हाइड्रोजन, बिल्कुल इस चीज को बहुत ध्यान करना है। ठीक है ना। जैसे ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, बिल्कुल इसके पीछे ये आपका बैक कार्बन का हाइड्रोजन, इस तरह से ध्यान से देखिए से आउट, बिल्कुल बैक साइड में फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, उसके पीछे बैक कार्बन का हाइड्रोजन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिलेगी दैट इज सेट टू बी द एक्लिप्स्ड। बट उसको ड्रॉ कैसे करना है, देखिए जो बैक कार्बन का हाइड्रोजन है वो बिल्कुल ये आपको थोड़ा सा डॉट लगाना है, यहाँ पे होगा, इसके पीछे आपको यू विल गेट हेयर और इसके पीछे यू विल गेट हेयर। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू बी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में सिंपल क्या है, फ्रंट के पीछे बैक वाले बिल्कुल एक्लिप्स हो जाएंगे, उनके पीछे छिप जाएंगे, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है। दिस इज आई विल ड्रॉ लाइक दैट एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जो बैक कार्बन के एटम है वो बिल्कुल फ्रंट के कार्बन के बिल्कुल बैक साइड में। अब बात करते हैं स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन की, बट उससे पहले कुछ चीज़ें और यहाँ स्टडी करनी है। ये जो एंगल है बेटा, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है, ये बैक कार्बन का, इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री। दिस एंगल थीटा इज सेट टू बी डाईहेड्रल एंगल। ठीक है। ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन है,
दोनों एक दूसरे के पीछे हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 0 डिग्री। तो यहां पर मैं डाइहेड्रल एंगल की डेफिनेशन भी बताऊंगा। इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन उसके पीछे बैक कार्बन का हाइड्रोजन है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 0 डिग्री, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। बी क्लियर? दिस डाइहेड्रल एंगल इज आल्सो सेड टू बी टॉर्सनल एंगल। अब आपको क्या करना है, ये जो बैक वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस बैक वाले हाइड्रोजन को घुमाइए। अब कैसे घूमेगा ये देखिए, सपोज फिर से डायग्राम दिखाते हैं, सी आउट द फिगर। ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये बैक का। अब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड घुमाना शुरू कीजिए, ये बॉन्ड घूमना शुरू हुआ तो फर्स्ट को नहीं हटाना है, पीछे के एटम्स घूमना शुरू होंगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपको दूसरा आइसोमर मिलेगा। क्लियर? अब इसमें देखिए जब ये बिल्कुल इसके पीछे है तो फ्रंट और बैक के पीछे एंगल 0 डिग्री। अब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है तो धीरे धीरे आपको एंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल इसके और इसके बीच में होगा दैट इज सेड टू बी द डाइहेड्रल एंगल। सो यहाँ पर अगर आप इसको रोटेट करते हो बैक साइड में तो सेकंड फॉर्म हमें मिलेगी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में देखिए ये फ्रंट कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन एज इट इज। चलिए अब बैक कार्बन को डिनोट करते हैं सर्कल से। अब जब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, कितने डिग्री पे रोटेट करना है? 60 डिग्री रोटेट। तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो 1 यू विल गेट हेयर, एक आपको यहाँ पे मिलेगा और एक आपको यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट। दिस इज सेड टू बी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और यहाँ पर देखिए अब इस हाइड्रोजन और इसमें जो एंगल हो गया थीटा, इट इज 60 डिग्री, जो आपका यू कैन से टॉर्सनल एंगल भी बोल सकते हो या आप इसको डाइहेड्रल एंगल भी बोल सकते हो। वो क्या है आपका 60 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री था, ठीक है। अब आपने जब इसको रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद जब एंगल 0 डिग्री है पहले तो एक्लिप्स्ड है, उसके बाद 60 डिग्री पे स्कैटर्ड है। अगर इससे अलग कोई भी एंगल होता है, आई विल से कि सपोज थीटा आपका 45 डिग्री हो गया या 30 डिग्री, व्हाटसोएवर दैट इज अदर देन 60 डिग्री और यू कैन से 0 डिग्री, वो सारी फॉर्म्स किस में आएंगी? ऑल दीज फॉर्म्स दे आर इन स्क्यू। उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? स्क्यू। नंबर बहुत ज़्यादा होगा और मेनली जो स्टडी होती है वो किसकी होती है? एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी वो आपको डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे मिलेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टैगर्ड। रीजन अभी डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ एंगल थीटा है, थीटा के अलावा सपोज यहाँ 45 एंगल होता है, 30 एंगल, व्हाटसोएवर जितनी भी फॉर्म्स आएंगी वो सारी किसके डिग्री के अंदर आएंगी? स्क्यू के अंदर आएंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मेनली हमें स्टडी करना है एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है बेटा वो आपकी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बी क्लियर? स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पहले कहा था मैक्सिमम हमें जो स्टडी करनी है वो स्टैगर्ड और एक्लिप्स की ही स्टडी करनी होती है। तो स्टैगर्ड में क्या है देखिए, ये आपके फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक है, इनमें जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। जबकि अगर आप एक्लिप्स में देखोगे तो ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन, इनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है? ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन, there are less repulsions between them, उनमें रिपल्शंस कम होंगे एंड हेंस मोर स्टेबल। क्लियर? जबकि बात की जाए 0 डिग्री पे या एक्लिप्स की बात की जाए, एक्लिप्स में क्या होता है? देयर इज लेस डिस्टेंस बिटवीन द
एटम्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन, कम डिस्टेंस है, यहां से क्लियरली विजिबल आ रहा है, आप देख सकते हो। ड्यू टू लेस डिस्टेंस देर आर मोर रिपल्शंस, रिपल्शन बेटा उसमें ज्यादा होंगे, एंड हेंस लेस स्टेबिलिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा ये देखो, जब आपका डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है तो स्टेबिलिटी कम है। 0 डिग्री से बढ़ के मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें किस पे मिली? डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो जो बीच की आपकी फॉर्म्स है जिसमें डायहेड्रल एंगल 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, वो सारी फॉर्म क्या होंगी? उनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं तो उनको इतना स्टडी नहीं किया जाता। मेनली 2 ही फॉर्म स्टडी की जाती हैं, एक्लिप्स्ड जिसमें डायहेड्रल एंगल 0, उसके बाद स्टैगर्ड जिसमें डायहेड्रल एंगल 60। जो बीच में फॉर्म्स आएंगी उनकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होती है। बट नाउ क्वेश्चन राइजेस, हम इन्हीं को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि डायहेड्रल एंगल 60 पे हमें मिलती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए डिस्टेंस मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। और डायहेड्रल एंगल 0 पे हमें मिलती है मिनिमम स्टेबिलिटी, वहाँ पे स्टेबिलिटी हमें लेस मिलती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनली इन्हीं को स्टडी करते हैं। और जो स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन है उनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो देयरफॉर उनका स्टडी नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सो दिस इज यू कैन से रिगार्डिंग, हमने स्टडी किया कि इथेन में आपके 2 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, मेन। और अगर आपका डायहेड्रल एंगल 0 से 60 के बीच में कुछ भी आता है तो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ, यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ स्क्यू कन्फर्मेशंस। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रीज़न ड्यू टू लेस रिपल्शन इन द स्टैगर्ड, और एक्लिप्स में क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? यू कैन से कम हो जाएगी। क्लियर? सो अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें लास्ट है, दैट इज अ डायग्राम दैट इज सेड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम of conformers of ethane। सो बेटा अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तो एनर्जी लेवल डायग्राम इज नॉट अ बिग थिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑन वन एक्सिस हम पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करते हैं, ऑन द अदर एक्सिस थीटा। थीटा यू नो इट इज द डायहेड्रल एंगल, थीटा इज डायहेड्रल एंगल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमें बेसिकली 2 फॉर्म मिली हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। तो 2 एनर्जी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एनर्जी लाइन, सेकेंड एनर्जी लाइन। अब ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में, एक्लिप्स्ड में ज्यादा रिपल्शन है, इट हैज मोर रिपल्शंस, सो इट हैज आई विल से मोर एनर्जी। और स्टैगर्ड में बेटा लेस रिपल्शंस, सो आई विल से इट हैज लेस एनर्जी। सो यहां पर अब इस पोटेंशियल एनर्जी में ऑन द अपर साइड हम किसको लिखेंगे? एक्लिप्स्ड, और यहां पर स्टैगर्ड, और ये जो एंगल है 0 डिग्री। तो डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री पर आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? एक्लिप्स्ड। ध्यान देना, ये डायहेड्रल एंगल 0 पे एक्लिप्स्ड, यानी ग्राफ यहां से स्टडी करेंगे। जब डायहेड्रल एंगल बढ़ेगा, ठीक है, 0 से 60 होगा, तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? स्टैगर्ड, यानी ठीक है, स्टैगर्ड से फिर आपको दोबारा जब आप रोटेट करोगे यू विल गेट एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, ये ऑर्डर चलेगा आपका। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले देखिए 0 डिग्री पर आपको एक्लिप्स्ड मिली है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर जब आप रोटेट करके इस डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पर आए, ठीक है, तो कौन सी मिली? स्टैगर्ड। फिर आपने रोटेट किया तो ये आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री पे फिर से क्या मिलेगा? एक्लिप्स्ड। देन 180 डिग्री पर क्या मिलेगा आपको? स्टैगर्ड। तो जैसे जैसे रोटेट करोगे आपको ये फॉर्म्स मिलती चली जाएंगी। अब इसमें देखिए बात करते हैं,
यहाँ पर सिंपल आपने देखा, ये आपकी एक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड, इनके बीच में कहीं पर भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी कौन सी कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। ड्रॉ करने का मेथड समझ लीजिए। डायहेड्रल एंगल 0 पे एक्लिप्स्ड, फिर आपको कौन सी मिली, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से फिर एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, ये रोटेशन रहेगी। तो स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, तो 0 डिग्री पर एक्लिप्स था, 60 पर स्टैगर्ड, फिर 60 पर रोटेट किया तो एक्लिप्स, फिर 60 पर रोटेट किया तो स्टैगर्ड, और ये जो पूरा ग्राफ है ये आपका रिपीट होता रहेगा, इसको ध्यान करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कहीं पर जो भी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी, ऑल आर सेट टू बी द स्क्यू कन्फर्मेशंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा ये हमने एक टॉपिक स्टडी किया, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। बेसिकली दो होती है, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, और उसके अलावा अगर डायहेड्रल एंगल 0 से 60 के बीच में आता है, 10, 20, 30, उन सारी कन्फर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशंस। क्लियर। और स्टैगर्ड एक्लिप्स में कौन ज्यादा आपकी स्टेबल है, स्टैगर्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, रिपल्शन आपकी कम है। तो यहां से एक पॉइंट और मैं कह सकता हूं, जब डायहेड्रल एंगल आपका 0 से 60 की तरफ गया तो डायहेड्रल एंगल 0 पे स्टेबिलिटी कम थी, डायहेड्रल एंगल 60 पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वी कैन से कि जैसे जैसे डायहेड्रल एंगल इंक्रीज होगा, जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। दैट्स ऑल।